हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित एनसीईआरटी बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उन सभी का सलूशन कराया जाएगा। और जहां पर यदि न्यूमेरिकल की बात है तो इन सभी को लगाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता यही है कि इनसे संबंधित जो भी सूत्र होते हैं उन सभी को याद रखना, उन सभी के बारे में समझना। तो इसके लिए हमने एक लेक्चर और भी बनाया है, हालांकि इंट्रोडक्शन का लेक्चर है वो पीछे बना दिया गया है। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखा है पहले उस लेक्चर को देख लें, जो एक मतलब ये इंट्रोडक्शन पर आधारित है। इसके बाद में एग्जाम्पल को लगाएंगे। अब जो भी सूत्र उसमें बताए गए थे आपको जानकारी के लिए एक बार और बता दिया जाए। जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी टॉपिकों पर जितने भी सूत्र होते हैं, चाहे उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, तो हर एक चीजों को बता दिया गया है। अब आपको यहां पर क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा तो वहां सबसे पहले यही ध्यान रखना आवश्यक है कि कौन सी आकृति के बारे में यहां पर बात हो रही है। आकृति घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, जितनी भी आकृतियां आती हैं या जिनसे संबंधित वह प्रश्न बना होगा उसके बारे में पहले यही समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो मान दिया है उस मान को लिखेंगे। यदि कहीं कुछ मान निकालने की आवश्यकता पड़ी उस मान को भी हम लोग निकालेंगे और इसी के साथ में अंत में हम लोग सूत्र लगा करके उसका चाहे आयतन, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी के मान को निकाल ले जाएंगे। एनसीईआरटी किताब में कुल उदाहरण जो दिए गए हैं उनकी संख्या जो है 7 है। हालांकि क्वेश्चन देखने में आपको बड़े लगेंगे, लेकिन यदि आपने समझ लिया तो आपके लिए वह कोई भी प्रश्न जो है बहुत बड़ा नहीं होगा। हमने यहां पर अभी 5 प्रश्नों को ही लिखा है। हालांकि अभी इसके बाद में आपको आगे का 2 प्रश्न और भी देखने को मिल जाएगा जैसे ही 5 प्रश्न तक समाप्त हो जाता है। तो आपको वीडियो के अंत में 2 प्रश्न जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। सभी प्रश्नों को हमने यहाँ एक एक क्रम से लिखा है। यदि आपके पास में एनसीईआरटी किताब है तो आप उस किताब को खोल लीजिए और प्रश्नों को देखते चलिए। प्रश्न हालांकि हमने यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन जो चित्र है उसको हमने यहाँ पर नहीं बनाया है, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर जगह ले लेता। हालांकि यहाँ पर प्रश्न को पढ़ करके सॉल्यूशन के लिए तो फिगर बनाया ही जाना है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने पहले प्रश्न की ओर। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। दिया है रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। रसीद को जन्मदिन पर किसी ने एक लट्टू दिया और उस पर कलर नहीं किया गया है। वह इस पर मोमियों रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। मतलब नीचे से शंकु है, ऊपर से अर्धगोला रखा गया है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। चलिए तो यहां पर प्रश्न दिया है तो सबसे पहले हम लोग फिगर को बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा फिगर पर। फिगर में कहा गया कि जो ये लट्टू मिला है वह नीचे का जो भाग है वह शंकु के रूप का है। शंकु का भाग ये शंकु के आकार का हो जाएगा। चलिए शंकु ये आपका बन गया है। ऊपर का भाग कह रहा है यहाँ पे अर्धगोला है, तो इस प्रकार से यहां पर ये फिगर आपका बन जाएगा। तो आपने देखा यहां पर ऊपर अर्धगोला है और नीचे यहां पर शंकु का आकार हो जाएगा। और ये कहा गया कि
कि लट्टू की पूरी ऊंचाई यहां ऊपर से ले करके एकदम नीचे तक की जो भाग की ऊंचाई है वह 5 सेंटीमीटर है। इसका व्यास दिया गया, व्यास मतलब यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लंबाई, तो ये आपका व्यास हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। सोचिए, जब व्यास 3.5 सेंटीमीटर आया है तो इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या निकलेगी, और इस त्रिज्या का जो मान होगा इसका आधा करने पर मिलेगा 1.75 1.75 सेंटीमीटर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब ये त्रिज्या यहां से यहां तक हुई तो त्रिज्या इधर की भी यही होगी। इसका मतलब है इसका भी मान 1.75 सेंटीमीटर मिलेगा। सोचिए, जब ये पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर की है तब ये शंकु की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक कितना बचेगा, इसका मतलब है घटाना पड़ेगा। 5 में से 1.7 घटाएंगे तो इसकी ऊंचाई जो है आपको 3.25 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। चलिए, तो आपने यहां देखा, हमने चित्र में सभी मान को दर्शा दिया और इसी को पूरे को पेंट करना है। इसका मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा शंकु का, और यहां पर जो है अर्धगोला लगा है। चलिए, तो सबसे पहले मान लिखेंगे। मान यहां पर दिया गया है, पूरी ऊंचाई कैपिटल एच मान लेते हैं, तो हो जाएगा लट्टू की पूरी ऊंचाई, लट्टू की पूरी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई जो दिया है कैपिटल एच बराबर यहां मान लेंगे 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में व्यास, व्यास जो दिया गया है, व्यास दोनों के लिए वही होगा, चाहे अर्धगोले की बात किया जाए चाहे शंकु के भाग की बात किया जाए, तो व्यास जो है डी बराबर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या जब यहां से निकालेंगे r बराबर d बटे 2 होता है, आएगा 3.5 बटे में 2, और हमने डायरेक्टली निकाल लिया था यहां पर भाग दे करके 1.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी ये लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 है तो यहां पर त्रिज्या इधर भी निकलेगा तो इतना भाग बचेगा, तो सो जाएगा शंकु की ऊंचाई, हो जाएगा यहां पर शंकु की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई स्मॉल एच मान लेते हैं, हो जाएगा 5 माइनस 1.75 सेंटीमीटर में, और एच का मान यहां से निकल करके आएगा 3.25 सेंटीमीटर। चलिए, इतना मान तो निकल गया। ये जो मान आप 3.25 देख पा रहे हैं, यह ऊंचाई का मान दिया गया है। चूंकि सूत्र में शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है पाई आर एल, यल जबकि त्रियक ऊंचाई होता है, और त्रियक ऊंचाई यल का यहाँ पर सूत्र लगाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग सूत्र लगाएंगे, यल बराबर अंडर रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए, मान रखेंगे आर का मान, 3.5 बटे में, चलिए 3.5 बटे में 2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस हो जाएगा 3.25 का होल स्क्वायर। चलिए वर्ग करेंगे, यल बराबर यहां से मिलेगा 3.5 का वर्ग जो है यह होता है 12.25, बटे में आएगा 4, इसके बाद प्लस इसका वर्ग जो है 10.525, इतना हो जाएगा। चलिए इसके बटे में 1 कर दीजिए, 1 करेंगे तो पूरे का एलसीएम लेना पड़ेगा। पूरे का जब एलसीएम देखेंगे 4 और 1 का एलसीएम 4, यहां मिलेगा 12.25, प्लस में हो जाएगा 4 का इधर से गुणा करा देंगे तो 4 पचे 20, 2 हासिल, 4 दूना 8, 2 10, 1 हासिल, 4 बचे 20, 1 21 हो जाएगा, 2 यहां पर 2 मिल गया, 4 1 4 आ गया है, 0.3 अंक पे लगेगा तो आया है 42.10। चलिए इतना आपको मिल गया यहां देखने को।
चलिए वर्ग आपका जो है सही है, 4 अंक पे 10, सॉरी यहाँ पर 10.56, क्योंकि यहाँ दशमलव 2 अंक पे है, वर्ग करने पर ये 4 अंक पे चला जाएगा। चलिए एक बार फिर से गुणा, 4 पचे 20, मिटा दिया जाए, फिर से कर लिया जाए, हो जाएगा 4 पचे 20, 2 हासिल, 4 दूना 8, 2 10, 1 4 चौक 24, 1 25, 2 4 पचे 20, 2 22, 22 हो गया, यहाँ 2 आएगा, 4 एक 4 आएगा 42.2500। चलिए जोड़ दिया जाए इनको, तो दशमलव के बाद 2 5 लेंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये हट जाएगा। दशमलव के बाद 2 5 यहाँ, 2 5 यहाँ, कुल मिला करके ये हो जाएगा 0.50। और यहाँ जोड़ेंगे 42 में, 42 में आप जोड़ दीजिए जो है, तो हो जाएगा 2 2 4, यहां पर आपको मिलेगा, चलिए 42 एक बार चेक कर लिया जाए, नहीं तो गलत हो जाएगा। 4 पचे 20, 2 हासिल, 4 दूना 8, 2 10, 1 हासिल, 4 छक 24, 1 25, 2 4 पचे 20, 2 22, 2 हो गया और 4 एक 4, ठीक है। चलिए इसके बाद में दशमलव यहां हो गया, तो 2 2 यहां हो जाएगा 4 और 4 1 यहां हो जाएगा 5, बटे में हो जाएगा 4। अब आप इसका जो है वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग में आएगा 7.4 और बटे में 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा। अब इसको कट कर देंगे, तो कट करेंगे जब तो आएगा 2 3 6, 2 7 14 सेंटीमीटर। अभी ये जो मान निकल करके आया है वह मान यल का है। सॉल्यूशन आप एकदम से केयरफुली होकर के करेंगे, जिससे कहीं भी गलती होने की संभावना नहीं रहे, क्योंकि दशमलव है, दशमलव का स्थान, दशमलव का गुणा, ये ध्यान रखना है। चलिए यल का मान तो निकल गया, अब ये निकालना है कि कलर करने के लिए कितना क्षेत्रफल होगा। तो पहले इसको क्षेत्रफल हम लोग देख लें इसका, तो यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लट्टू का क्षेत्रफल, लट्टू का क्षेत्रफल, लट्टू का क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आप पहले अर्धगोला भी कर सकते हैं। अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए यहां पर मान रखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा पाई आर यल। मान रखिए 2 गुणे पाई का मान कुछ कहा है इसमें, चलिए पाई का मान इसमें नहीं कहा है तो 22/7 यूज कर लिया जाए, हो जाएगा 22/7 गुणे में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3.5, 3.5 और बटे में 2, इसका 2 बार गुणा करा लीजिए, अभी हो जाएगा। चलिए इसको 2 बार लिख देते हैं, यहां पर प्लस 22/7 गुणे में आर का मान यहां पर दिया गया है 3.5 बटे में 2 गुणे में यल का मान आया है अभी 3.7। चलिए सॉल्व करिए, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से यहां पर आप कर दीजिए 11 हो गया, 7 से इसको काट देंगे 0.5 आएगा। मिला है आपको 11 गुणे 3.5 गुणे 0.5 प्लस में यहां से 7 बचे 35, 0.5, 2 से काट दीजिए 11, तो आएगा 11 पचे 55, गुणा भी करा दे रहे हैं 0.55 या फिर सॉरी 5.5 आएगा, 5.5 गुणे में 3.7, यहां भी गुणा करा दीजिए 11 बचे 55, 5.5 गुणे में 3.5 प्लस हो जाएगा 5.5 गुणे में 3.7।
चलिए 5.5 को कॉमन कर लीजिए, कॉमन हो जाएगा, मिलेगा 3.5 प्लस 3.7 आएगा 5.5 गुणे 7 5 12 के 2, 3 3 6 1 7, 7.2 तो आएगा। गुणा करने पर चेक कर लिया जाए, 7.2 5.5, 5 दूना 10 हो जाएगा, एक हासिल, 5 सते 35, 1 36 हो जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ भी आपका 36 हो गया, यहाँ 0 6 9 3 12 है और इसके बाद में 4 आएगा, 2 अंक पे दशमलव आएगा आपका 42.60, 42.60। उत्तर एक बार चेक कर लिया जाए। आपके पास भी एनसीईआरटी किताब होगा तो उसमें भी आप मान को चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा पाई का जो मान है 22/7 है। चलिए ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लिया जाए। क्या यहाँ पर सॉरी 6 हो गया, आंसर आया नहीं, 6 3 9, यहाँ 3, 39.60 उत्तर आ जाएगा 39.60 या फिर आप कह सकते हैं 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो सबसे पहले आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए ये आपका पहला प्रश्न रहा। आपने देखा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखने की जरूरत है कि सॉल्यूशन में कहीं गलती ना हो, कहीं भी गलती से एक भी जैसे हासिल कहीं छूट गया गुणा करने में, या फिर आप यल का मान निकाल पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं निकाल पा रहे हैं, इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए जो भी सॉल्यूशन है उसे एकदम ध्यानपूर्वक किया जाए। चलिए प्रश्न नंबर पहला हो गया। दूसरे पर चलते हैं। दिया है आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसके लिए फिगर आपकी किताब में होगा, हालांकि एनसीईआरटी बुक है, यहां पर हम पहले इस फिगर को बना देते हैं। फिगर आपका इस प्रकार से बना हुआ है। चलिए फिगर को बना दिया जाए, इसके बाद में सॉल्यूशन कर दिया जाए। तो पहले तो एक घन बना है। चलिए इस प्रकार से एक आकृति बनी हुई है और ये आकृति जो बनी है वह घन के रूप का है। चलिए इसे आकृति घन मान लीजिए और यहीं पर ही एक जो है इसी प्रकार से इसी के ऊपर, और ये भी ध्यान रखिएगा पूरे भाग को स्पर्श नहीं कर रहा है, ये इसको जो है पूरे भाग तक स्पर्श नहीं कराना है। चलिए यहां से यहां आप कर दें, यहां बना दिया जाए। चलिए ये ब्लॉक हो जाएगा और ब्लॉक में ध्यान से देखना पड़ेगा कि फिगर जो है कुछ इस प्रकार से बना है। यहां से ही इस प्रकार से उठा करके यहां पर लाया गया है और ये पूरे भाग को स्पर्श नहीं किया है, थोड़ा सा भाग यहां बचा हुआ है। चलिए ये इस प्रकार से हो जाएगा और ये ऐसे। चलिए मान दे दिया है 4.2 सेंटीमीटर इसका व्यास। इसका जो व्यास दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर का, केवल ये अर्धगोले का व्यास है। इसकी भुजा दे दी गई है यहां पर 5 सेंटीमीटर की, तो जब भुजा एक और दिया 5 सेंटीमीटर तो सभी और भुजाओं का मान 5 सेंटीमीटर ही होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे अब।
यहां पर सबसे पहले क्या देखना है कि घन की भुजा, चलिए दूसरा नंबर है, यहां लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा ए बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास, सीधे यहां लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर हो जाएगा, व्यास d बराबर 4.2 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या यहां से निकालेंगे r बराबर d अपान में 2, 4.2 अपान में 2, इसको कैंसिल करेंगे, आएगा सीधे 2.1 सेंटीमीटर। चलिए इतना तो हो गया। अब ये देखना है, हाँ ध्यान एक बात दीजिएगा कि ये पूरे भुजा को स्पर्श किया है या नहीं। तो स्पर्श लगभग ये कर लिया है, ये साफ से दिख नहीं रहा था, ये इस पर कर लिया है स्पर्श इस प्रकार से। चलिए तो इसका मतलब है कि ये घन का अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ही, अर्धगोले का भी अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, लेकिन जो भाग इस प्रकार से घन को स्पर्श करेगा यहां, इतना भाग जो है वो घट जाएगा, क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पहले ही निकाल ले रहे हैं। तो यहां पर इस ब्लॉक का ही निकालना है, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर क्यों लगाया गया? क्योंकि ये घन आकृति है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होगा। ऊपर अर्धगोला रखा गया है तो इसका भी पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, लेकिन जहां पर जैसे आप सोचिए कि घन ऐसे नीचे है और यहां पर अर्धगोला ऐसे रखा गया, तो जिस पर ये अर्धगोला रखा है तो आधार की यहां पर परिधि स्पर्श कर रही है घन को, इसीलिए आधार के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, और आधार के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। मान रखेंगे 6a स्क्वायर, इसको घटा दीजिए डायरेक्ट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मान रखिए 6 गुणे में 5 का स्क्वायर प्लस 22 बटे में 7 गुणे आर का मान हो जाएगा 2.1 गुणे में 2.1। 7 से इसको कट करिए 0.3, यहाँ आएगा 6 गुणे 5 का वर्ग करेंगे 25। चलिए यहाँ गुणा कर लें, 22 गुणे 3 एकन्नन 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 आएगा 0.63। गुणा कराइए 25 छक्का हो जाएगा 150, प्लस इसका गुणा कराएंगे तो चलिए गुणा कर लिया जाए, 6 3 2 2 2 3 6 2 6 12 2 3 6 2 6 12 हो जाएगा 6। इसके बाद में 6 2 8, यहाँ 2 1 3, यहाँ 1, चलिए आ गया 13.86 आएगा। जोड़ देंगे आ जाएगा सीधे यहाँ पर 0.86 रहेगा, 50 10 60 3 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए इसका भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया है। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। चलिए दूसरे को हटा दिया जाए। अब जो भी प्रश्न है सभी में सॉल्यूशन करना पड़ेगा और इसमें ध्यान से करना पड़ेगा कि कहीं गलती ना हो जाए। चलिए तीसरे प्रश्न को देखिए। दिया गया लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, मतलब नीचे बेलन है ऊपर शंकु हो जाएगा। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर, मतलब शंकु का व्यास जो है वह दिया है 5 सेंटीमीटर और बेलन वाले का व्यास जो है 3 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, जो शंक्वाकार भाग मतलब ऊपर का सिरा नुकीला, उस पर नारंगी रंग किया जाना है और जो बेलनाकार भाग है उस पर
पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेकर चलना है। चलिए फिगर बनाया जाए यहीं से डायरेक्ट। क्या कहा गया है? लकड़ी का एक खिलौना है शंकु के आकार का, तो ऊपर हम लोग बना देते हैं, ऊपर बना देते हैं बेलन। चलिए ऊपर जो है यहां पर बेलन बना दिया गया और यहां पर नीचे शंकु बनाना है। ध्यान रहे शंकु का जो त्रिज्या है वो ज्यादा है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहां पर ला करके आप इनको मिला दीजिए। चलिए ये खिलौना इसी रॉकेट के रूप का है। चलिए इधर भी आपका हो जाएगा त्रिज्या। चलिए जो मान दिया है चित्र में दर्शा लिया जाए। दिया है पूरे रॉकेट की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो ये पूरे रॉकेट की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझते भी चलिए और फिगर को भी बनाते चलिए, मान यहीं से निकल आएगा। इतना हो गया। फिर कहा है कि भाग के आधार का व्यास, कौन सा? शंक्वाकार। जो ये शंक्वाकार नीचे है इसका जो व्यास दिया गया है पूरा, यह दिया गया है कितना? 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर व्यास है तो सोचिए त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या यहां आधे से निकाल करके इधर की बात करेंगे तो ये आएगा सीधे 2.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से कहा है बेलन के आधार का व्यास, बेलन मतलब ऊपर वाला भाग या फिर यहां आप देखेंगे ये जो भाग निकाला गया है इतना पूरा यहां से यहां तक का। चलिए ऊपर लिख देते हैं। तो इसका व्यास जो है वह पूरा है 3 सेंटीमीटर। तो सोचिए इसकी त्रिज्या कितनी निकल करके आएगी? 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इतना तो निकल गया। अब तो कुछ बाकी नहीं है। बाकी तो यहां पर देखेंगे हम लोग कि जब ये त्रिज्या यहां पर इतना है और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग मान को लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो दिया है रॉकेट की कुल ऊंचाई, तो यहां लिखेंगे रॉकेट का है या शंकु के आकार का। एक बार देख लिया जाए, रॉकेट की कुल ऊंचाई है तो ये मान जो होगा यह आपका 6। एक बार चित्र देख लें भाई किताब में, जिससे गलत ना होने पाए। 6 सेंटीमीटर है, सॉरी क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो गया है, 26। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई यहां पर 26 है। चलिए और उसके बाद में रॉकेट वाले भाग की ऊंचाई यहां दिया गया है ये इतना 6 सेंटीमीटर। तो सोचिए इतना भाग जो बेलन का है वो कितना बचेगा? 20 सेंटीमीटर। चलिए किताब में कहीं छूट गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 6, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार आधार का व्यास तो हो गया है, एक लाइन इसमें छूट गया था, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। चलिए ठीक है, आप लोग अपनी किताब से लिख लीजिएगा। भाग का आधार का व्यास तो लिखा है हमने, ऊंचाई छूट गया था। चलिए ध्यान दीजिए मान में। अब तो पूरी ऊंचाई सॉल्यूशन है आपका तीसरे का, तो यहां लिखेंगे कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई को अब यहां दो ऊंचाई निकालना पड़ेगा, इसीलिए शंकु की ऊंचाई को हम मान लेते हैं स्मॉल एच। स्मॉल एच जो है शंकु की ऊंचाई के लिए है, यही लिख देते हैं। शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, स्मॉल एच बराबर यहां मिलेगा 6 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में बेलन की ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच मान लीजिए, 26 में से 6 घटाएंगे तो यहां पर मिलेगा 20 सेंटीमीटर। क्योंकि 6 सेंटीमीटर इतना है तो इतना निकालने के लिए पूरे में से इतने भाग को घटा देंगे, अर्थात इसकी ऊंचाई जो है ये 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है। त्रिज्या देखेंगे तो त्रिज्या पहले शंकु के लिए, शंकु की त्रिज्या जो दिया है उसे कैपिटल मानेंगे,
नहीं सॉरी, स्मॉल एच माने हैं, स्मॉल आर मानेंगे। तो यहां लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है? शंकु की त्रिज्या के लिए आप देखेंगे 2.5। शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 2.5। ऐसे ही बेलन, बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर मानेंगे और उसका मान आएगा 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ फिगर में आपको बता दिया है हमने। अब बेलन यहां पर है, यहां शंकु है। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पाई आर यल होता है, तो हमें पहले यल का मान निकालना पड़ेगा यहां से लेकर के यहां तक। तो फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, यल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट में मान रखिए आर का मान, ये स्मॉल आर की बात है शंकु के लिए, तो स्मॉल आर मतलब 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। चलिए हल करेंगे। अंडर रूट में 25 का वर्ग 625 होता है, तो 6.25 और 36 यहाँ हो जाएगा। 36 6 42 आएगा सीधे 42.25 और इस ये वर्ग होता है 6.5 का, तो 6.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इतना मान यहाँ पर मिल जाएगा। यल भी हो गया। अब ये देखना है शंकु किस रंग से रंगा गया है। जो शंक्वाकार भाग है ये नारंगी रंग से रंगा गया है, और जो बेलनाकार भाग है वहां पीला रंग से रंग दिया गया है। तो पहले हम लोग नारंगी पर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या, जब नारंगी रंग के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पहले तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। चलिए पहले एक लाइन बना लिया जाए। क्या कहा था उसी के आधार पे कि नारंगी के द्वारा रंगे गए भाग का क्षेत्रफल, नारंगी रंग के द्वारा रंगे गए भाग का क्षेत्रफल। चलिए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर यल प्लस, अब यहां देखेंगे पाई आर स्क्वायर पूरा मतलब यहां से यहां तक, और ये आधार का क्षेत्रफल बन रहा है और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये शंकु के लिए पहले पाई आर स्क्वायर माइनस होगा क्या चीज, जितना भाग यहां पर बेलन का दिया गया है उसको घटाएंगे, तो बेलन के लिए भी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मान रखेंगे, पाई का मान इसमें 3.14 लेना है। 3.14 गुणे आर का मान आया है 6.5, सॉरी आर का मान यहां पर है, स्मॉल आर की बात हो रही है 2.5 गुणे यल का मान है 6.5 प्लस यहां पर पाई का मान फिर हो जाएगा 3.14 गुणे आर स्क्वायर की बात हो रही है, आर मतलब स्मॉल में 2.5 का वर्ग और माइनस 3.14 गुणे में कैपिटल आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर। हल कर लिया जाए। 3.14 का गुणा इसमें सब कराना है। इन सभी का गुणा करा करके हमने लिखा था पहले से ही, पूरे का गुणा आप करा लीजिएगा, हम यहाँ चेक कर ले रहे हैं। पूरे का गुणा कराने पर मिला है 51.025। चलिए इसका मिला है 51.025 प्लस में 3.14 गुणे 25 का वर्ग 625 होगा, दशमलव लगा है, यहाँ हो जाएगा 3.14, इसका वर्ग करेंगे 15 225 आएगा 2.25। चलिए यहाँ पर मिलेगा 51.025, इसका गुणा हमने करा के पहले से ही प्राप्त कर लिया था 19.6250 माइनस इसका भी गुणा कराए थे 7.065, घटा दीजिए
कुल सॉल्व करने, इनको इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए, एक जीरो यहाँ बढ़ा करके, जीरो जीरो हो जाएगा जीरो, पाँच पाँच हो जाएगा 10, दो दो चार एक 5, यहाँ 6.9 एक 10 होगा, और उसके बाद में 9 एक 10 हो गया, यहाँ मिलेगा 5 एक 6, माइनस हो जाएगा 7.065, घटा लीजिए, एक जीरो यहाँ बढ़ा करके, 10 में जीरो में से गया जीरो तो जीरो आ जाएगा सीधे, यहाँ से 10 में से 5 गया तो 5 मिल जाएगा, यहाँ बचा है 4, 14 में से 6 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5 हो जाएगा। अब इसके बाद पूरा इसमें से घटा दीजिए, तो यहाँ देखिए एक चीज़ और छूट रहा है, एक यहाँ 7, सॉरी 5 एक 6 एक 7 हासिल हो गया था। अब यहाँ पर इसमें से घटा देंगे तो आएगा 6 3 63, 63.5850 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये पहले का आंसर हो गया। हमने बस गुणा करा के इसीलिए रख लिया है जिससे यहाँ पर लगाने में जो है समय थोड़ा सा कम लगे। चलिए अभी ये भाग जो निकला है वह नारंगी रंग के द्वारा रंगे गए भाग का क्षेत्रफल है। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे इस पीले भाग के लिए, तो यहाँ लिखेंगे पीला रंग के द्वारा या पीले रंग के द्वारा रंगे गए भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब पीले कलर के द्वारा यहाँ पर रंगे गए भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले बेलन का जो है यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई, इसके लिए आर क्या माना गया है कैपिटल 2 पाई आर, और एच को भी क्या माना गया है एच, इसके लिए बेलन के लिए कैपिटल एच, प्लस में यहाँ देखेंगे पाई आर स्क्वायर, इतने भाग को यहाँ से हटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हटाए थे तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा सॉरी। चलिए मान रखेंगे ध्यान से, तो मान यहां से देखना पड़ेगा 2 गुणे 3.14 गुणे कैपिटल आर का मान जो दिया है 1.5 गुणे में कैपिटल एच का मान दिया गया है 20 प्लस पाई का मान आया है 3.14 और आर स्क्वायर कैपिटल आर है, कैपिटल आर का मान 1.5 का वर्ग हो जाएगा। चलिए गुणा कराते हैं, यहाँ हो जाएगा इन दोनों का गुणा करा लेंगे 6 यहाँ 2 8 हो जाएगा, यहाँ दशमलव से ये 0 गायब होगा, 15 दूना 30 आएगा, प्लस हो जाएगा 3.14 गुणे में 15 का वर्ग होगा 2.25, इतना मिल जाएगा। इसका गुणा इसमें कराएंगे, दशमलव दाहिनी ओर आएगा 62.8 गुणे में 3, प्लस इसका गुणा चलिए करा लेते हैं, यहाँ 314 और 225, 5 चौक के 20, 5 देखन 5 2 7, 5 3 15, 2 चौक के 8, 2 1 2, 2 3 6, यहाँ भी 628 आ जाएगा। 0 8 7 15 के 5, 8 7 15 के 5 एक हासिल, 8 1 9 10 11 और 11 के बाद 5 जोड़ेंगे 16, 1 1 2 तो 4 6 10 7 आ गया, तो यहाँ मिलेगा 70। इतना दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गुणा कराने पर 3 8 24, 3 दूना 6 2 8, 8 हो गया, 3 6 18, और इसके बाद आप 0 0 बढ़ा दीजिए, प्लस हो जाएगा 7.0650, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे 5 0 हो गया, 6 भी रहेगा, 4 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 हो गया, 9 1, तो यहाँ पर 0.4 अंक पे जाएगा, तो हो जाएगा 195.46, और ये मान सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप देख रहे हैं थोड़ा कैलकुलेशन लंबे हैं, गुणा भाग घटाना जोड़ना सभी कैलकुलेशन ठीक ठाक रहे
आंसर सभी कहा जा रहा है। चलिए तो इसका जो है आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए दिया है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको पहले इरेज कर दिया जाए, इसके बाद में तब तक आप जो है इसका फिगर बनाए हैं। फिगर के बारे में क्या क्या कहा है, फिगर हालांकि एनसीईआरटी बुक में भी बना है, एक बार आप उसे देख करके समझ लें, उसके बाद में खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए एक बार, पहली बार तो आपको देखना ही पड़ता है क्योंकि पढ़ना पड़ेगा पहली बार, उसके बाद जब आप एक्सरसाइज को कई बार रिवीजन कर लेंगे फिर इसके बाद वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए तो फिगर आप देखेंगे अपनी किताब में, उसमें बना हुआ है और उसी फिगर को आपको बना लेना है। चलिए तो हम केवल रफली फिगर बना रहे हैं जिसके द्वारा प्रश्न को समझा जाए। तो यहां पर जो है कुछ इस प्रकार से फिगर बना है, पहले बेलनाकार है, नीचे यहां पर बेलन का आकार दिया गया है और यहां पर आपका इस प्रकार से है। चलिए इसके बाद ऊपर जो है इस प्रकार से बना है और यहां पर इस प्रकार से बना दिया गया है। चलिए त्रिज्या दिया है, यहां आधा मान इतना 30 सेंटीमीटर और इसके बाद इसका जो मान है वह 1.45 मीटर दिया गया है, इसकी जो ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा दोनों जो भी मान है चाहे मीटर में दोनों रहे या तो दोनों सेंटीमीटर में रहे, अलग नहीं होना चाहिए। चलिए तो क्या क्या मिल गया है, पहले बेलन की ऊंचाई मिला है, तो चौथे प्रश्न में लिखेंगे यहां बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर यहां से निकल करके आएगा 145 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में है 100 से गुणा करा दिए। यदि आपको अभी तुरंत नहीं आया तो आप लिख दें 1.45 मीटर, फिर अगली लाइन में हो जाएगा h बराबर 1.45 गुणे में 100 और बराबर ये आ जाएगा 145 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया गया है, चाहे बेलन का हो चाहे अर्धगोला, दोनों की त्रिज्या है, तो यहाँ सीधे त्रिज्या लिखेंगे और ये त्रिज्या दोनों के लिए होगा, त्रिज्या r बराबर यहाँ पर मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। कौन कौन सी आकृति है, एक है बेलन और एक यहाँ पर लगा हुआ है अर्धगोला, तो यहाँ लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालना है, हाँ स्नानागार का। चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए, हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि बेलन है, इसके बाद में अर्धगोला भी है यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर सॉरी, यहां से कॉमन आप ले लीजिए 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन लेंगे मिलेगा h प्लस आर। यहां से इसके बाद में क्या करना है, मान रख दीजिए 2 गुणे, मान तो कुछ कहा नहीं है इसमें, चलिए रख दीजिए तब 22/7 गुणे आर का मान 30 हो जाएगा, आर का मान 30, ब्रैकेट में यहाँ h का मान 145 हो गया और इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा प्लस में आर मतलब 30, ठीक है। चलिए गुणा करा लीजिए, क्या पाई का मान कुछ दिया तो नहीं है, एक बार चेक कर लिया जाए, नहीं तो जो है सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। पाई का मान कुछ भी दिया नहीं है, चलिए ठीक है। तो 2 गुणे 22/7 हो गया, आर का मान यहाँ पर हमने रख दिया और यहाँ पर हो गया h और प्लस आर हो जाएगा। चलिए ठीक, 22×2 = 44, गुणे में आएगा 30/7, गुणे जोड़ेंगे
इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ये आपका 5 और 0 5, 4 3 7 1, काटिए इनको, 7 दूना 14, 7 पचे 35। इसका भी गुणा कर लीजिए, 0 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, आ गया सीधे 1320 गुणे 25। तो 25 का 0, 25 दूनी 50, 5 हासिल, 25 तियां 75। एक बार फिर से 25 0 हो गया, 25 दूना 50, 5 हासिल, 25 तियां 75, 5 80, 8 25 का नंबर 25, 8 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका छोटा सा रहा। चलिए इसे भी आप हल कर ले। इसके बाद चलेंगे 5वें प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए 4 प्रश्न बताने के बाद हमने आगे का प्रश्न भी लिख लिया है और इस 5वें प्रश्न का फिगर भी बना लिया है। यहाँ 6वें का है, यहाँ 7वें का है। तो हमने सोचा 4 प्रश्न बताने के बाद सभी को लिख लिया जाए, इसके बाद में बताना शुरू किया जाए। चलिए आगे तो बढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 5 में। चलिए क्या दिया गया है, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले दिया है कि जो शेड है, जो टीन का शेड बना हुआ है जिसमें उद्योग शांता चला रही है, वह जो है आपका घनाभ के आकार का है और उसी घनाभ के आकार के ऊपर ही एक अर्ध बेलन लगा हुआ है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर गुणे 15 मीटर हैं, मतलब जो ये यहाँ पर लगा हुआ है घनाभ, उसकी चौड़ाई दी गई है 7 मीटर, देखिए दर्शाया गया, और लंबाई दिया गया है 15 मीटर का, तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। यहाँ देखिए ऊंचाई दे दिया गया है घनाभ का 8 मीटर। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। बताना है कि ये जो घनाकार है, या फिर दोनों को मिला लीजिए, घनाकार और उसी के साथ में अर्ध बेलनाकार, दोनों के अंदर कितनी हवा कुल आएगी, इसी की मात्रा बतानी है। आगे दिया है पुनः है, यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसतन से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। मतलब उस शेड के अंदर 20 आदमी हैं, एक आदमी का जो आयतन दिया है 0.08 और उसी के अंदर मशीन रखी गई है और वह जो मशीन है वह 300 मीटर क्यूब का स्थान घेर रही है, उसका उतना आयतन है। हमें वायु का आयतन निकालना है। तो वायु के आयतन को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग पूरे 3 शेड जो भी लगा है उसका आयतन निकाल लेंगे कितना है, फिर उसमें से मशीन के आयतन को घटाएंगे और उसके बाद में जो है 20 श्रमिकों का जो आयतन आएगा उसको भी घटा देंगे, जो आएगा वही हवा का आयतन हो जाएगा। चलिए तो यहां पर सबसे पहले हम लोग घनाभ के लिए चलेंगे। यहां हो जाएगा प्रश्न नंबर 5वां, लिखेंगे घनाभ के लिए, घनाभ के लिए, घनाभ के लिए लंबाई हो जाएगा 15 मीटर, चौड़ाई दिया गया है b का मान 7 मीटर, ऊंचाई h का मान दिया गया है 8 मीटर। फिर इसके बाद अब ये देखना है कि जो ये यहां पर चौड़ाई दिया गया है घनाभ का, यही इस बेलनाकार भाग के लिए व्यास का काम करेगा। तो यहां पर लिखेंगे कि बेलन या फिर अर्ध बेलन, अर्ध बेलन का व्यास, व्यास आपको मिलेगा d बराबर 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही अर्ध बेलन की त्रिज्या यहां पर मिलेगा r बराबर 7/2, r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और जो ये घनाभ की लंबाई यहां से यहां तक की दी गई है, यही लंबाई इस बेलनाकार भाग के लिए ऊंचाई बन जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे अर्ध बेलन
की ऊंचाई, अर्ध बेलन की ऊंचाई h बराबर यहां पर आपको देखने को मिलेगा 15 मीटर। ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में सब दिया गया है। चलिए हो गया। अब हमें निकालना है पूरी हवा का आयतन। तो पहले कुल हवा का आयतन निकाल लिया जाए। तो लिखेंगे कुल हवा का आयतन, कितनी हवा इसके अंदर आ सकती है। इसकी हवा का आयतन निकालने के लिए घनाभ का आयतन मतलब L गुणे B गुणे H प्लस अर्ध बेलन का आयतन मतलब बेलन के आयतन में 2 से भाग दे देंगे, तो लिख लेंगे 1/2 पाई r स्क्वायर H। चलिए मान लेकर चलते हैं, यहां से लेकर चलें क्योंकि सॉल्यूशन है थोड़ा। L का मान दिया गया है 15, B का मान दिया गया है 7, H का मान है 8, 1/2 पाई का मान दिया गया है कुछ नहीं 22/7 गुणे में r स्क्वायर है, r स्क्वायर मतलब 7/2 गुणे 7/2 गुणे h का मान है 8। यहां पर 7 से 7 कैंसिल। इसके बाद 2 दूना 4 दूना 8 मतलब 2 2 4 2 8 गुणा कराएं, ये 8 से पूरा कट जाएगा। यहां पर चलिए क्या ये मान ठीक चल रहा है? 22/7 हो गया, 7/2 7/2 या सॉरी यहां 15 है। चलिए एक मिनट, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां भी 2 है। चलिए फिर से काटेंगे, इस 2 से इस 22 को काटेंगे 11 आएगा, क्योंकि ये जो आपका h का मान है वो 8 नहीं है, ये इसको लेकर चलेंगे। ये बेलन घनाभ के लिए है और ये आपका अर्ध बेलन। तो क्या करिए, अर्ध बेलन की ऊंचाई को कैपिटल H मान लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ कैपिटल H लेकर चलेंगे। चलिए गुणा कराइए, तो 15 8 120 गुणे में 7 प्लस 11 7 77 गुणे में 15 बटे में 4, यहाँ आएगा 12 7 84 840 प्लस 15 7 या तो भाग दिया काट दिया जाए। चलिए 15 7 105 गुणा ही करा लेते हैं, 10 हासिल हो गया। 15 7 105 10 115 बटे में 4 बराबर मिलेगा 840 प्लस में इसको जो है भाग दे दीजिए, तो आएगा 4 दूना 8, यहाँ 4 दूना 8 आ गया, 3 35 हो गया, 4 8 32 35 4 8 32 30 हो गया, 4 7 28 28 2 बचा, 4 बचे 20 जोड़ देंगे, ये आएगा कुल मिला करके तो 0.75 यहाँ हो जाएगा, 8 हो गया, यहाँ पर 8 4 12 के 2 8 2 10 1 11 इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन है यहाँ। अभी ये पता चल गया इतना आयतन कुल यहाँ पर इस शेड के अंदर हो सकता है, लेकिन इतना तो है नहीं क्योंकि उसके अंदर मशीन भी है और उसी के अंदर जो है आदमी भी कार्य कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे मशीनरी का आयतन, मशीनरी का आयतन बराबर हो जाएगा 300 मीटर क्यूब। फिर लिखेंगे 20 श्रमिक का आयतन, 20 श्रमिक का आयतन बराबर हो जाएगा 20 गुणे में 0.08, तो 0 से इधर गुणा कराएंगे, दशमलव यहां चला जाएगा, हो जाएगा 2 गुणे 0.8 8 दूनी 16 आएगा 1.6 मीटर क्यूब। तो हो जाएगा मशीनरी तथा श्रमिक का आयतन, मशीनरी तथा श्रमिक का आयतन, श्रमिक का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ पर 300 प्लस 1.6 बराबर आएगा 301.6 मीटर क्यूब। अब हमें निकालना है शेड के अंदर केवल हवा का आयतन या बची हवा का आयतन, तो हो जाएगा शेड के भीतर शेष
हवा का आयतन, हवा का आयतन बराबर यहां पर मिलेगा 1128.75 माइनस 301.6, जीरो बढ़ा दीजिए। 5 में से जीरो जाएगा 5, 7 में से जाएगा 1, 8 में से 1 गया 7, 2 बचेगा और इसके बाद में 11 में से 3 जाएगा 8, 827.15 सेंटीमीटर क्यूबियत उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर आपने देखा ये जो है प्रश्न नंबर 5 का सलूशन है। इसका जो है आप पहले स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखें। दिया गया है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों में जूस देता। गिलास हमने यहां बना दिया है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, मतलब अंदर का जो व्यास है यहां से लेकर के यहां तक का वह आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर। परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला है। अब देखिए, गिलास ये पूरा था, लेकिन ये इतना भाग जो है अर्धगोले के रूप में उभरा है, मतलब जो भी जूस होगा वह इतने भाग में ही केवल आएगा। जो भाग यहाँ पर ये बना दिया जा रहा है, इतने भाग में केवल जूस रहेगा। इतना भाग केवल दिखाने के लिए है, इसमें तो जूस की मात्रा होगी ही नहीं, ये बीच से ऐसे उभरा हुआ दिखेगा। इसके बाद में कहा है हाँ, अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। वही बता रहे हैं कि जब यह अर्धगोला वाला भाग यहाँ उभरा हुआ रहेगा तो इसकी धारिता, मतलब इसके अंदर आने वाले जूस की मात्रा कम हो जाएगी। गिलास की आभासी धारिता था, उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। बताना है आभासी धारिता कितनी है, वास्तव में कितना होगा। आभासी का मतलब पूरा लगेगा, कितना लगेगा मतलब कि जितना इसका पूरा है भाग, और कितना वास्तव में होगा तो हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से अर्धगोले के आयतन को घटा देंगे, और जब पूरे बेलन का आयतन निकालेंगे तो उसका आभासी आएगा, आभासी आयतन। चलिए, इसको इरेज कर दिया जाए। फिगर आप बना ले में, चलिए फिगर आप पहले बना लीजिए। फिगर आपकी किताब में बना है और यहीं से देख करके ही मान को निकाल लेंगे। चलिए, क्या क्या दिया है। अच्छा, एक चीज और देखिए, दिया है गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो 10 सेंटीमीटर ये ऐसे रहेगा। चलिए, त्रिज्या तो यहां भी रहेगा, इस भाग का भी व्यास मान लीजिए पहले 5 सेंटीमीटर, तो व्यास दोनों के लिए सेम होगा। मानिए प्रश्न नंबर 6। चलिए, तो पहले व्यास देखेंगे। d बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, r का मान आएगा 2.5 सेंटीमीटर। चलिए, 2.5 सेंटीमीटर r का मान आ गया। अब r का मान जब 2.5 सेंटीमीटर आएगा तो इतना मान तो मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। 10 में से, हाँ चलिए ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, चाहे इधर मानिए चाहे इधर आप मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया है बेलन की, ऊंचाई सीधे h बराबर आप लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर। यहां पर अलग अलग क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि व्यास दोनों के लिए सेम है, तो d सीधे लिख दिए। त्रिज्या दोनों के लिए सेम होगा, इसीलिए लिख दिया गया। और ऊंचाई केवल इसमें बेलन की है, इसीलिए h बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है पहले क्या चीज, आभासी धारिता। गिलास की आभासी धारिता। चलिए, गिलास की आभासी धारिता निकालेंगे, हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। पाई का मान रखिए 3.14, r स्क्वायर 2.5 का वर्ग, h का मान 10, गुणा करिए 314, क्या नाम है 3.14 का गुणा 10 में कराएंगे तो आएगा 31.4, गुणे में इसका वर्ग कर देंगे तो आएगा 6.25, 6.25। चलिए गुणा कर लेते हैं, 6.25, 31.4,
4 पचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 छक 24, 1 25, यहाँ आएगा 625, 25 तियाँ 75, 6 तरीक 18, तो ये जाएगा 0 5 5 5 10 2 12 है, 12 1 हासिल हो गया। यहाँ पर 6 7 1 8, 2 10, 6 16, यहाँ 9 1, कुल मिलाकर के आ गया है 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो आ गया आभासी, कि देखने वाला जो व्यक्ति होगा जाएगा दुकान पर, वो देखेगा कि इतना ज्यादा मात्रा मिल रहा है, यही आभास वो करेगा इतना मिलेगा। लेकिन वास्तव में कितना मिलेगा, तो बेलन के आयतन में से पहले इतने आयतन को घटाएंगे, तो इसका हम पहले आयतन निकाल लें। तो इसका आयतन आएगा अर्धगोले के लिए, तो यहां लिखेंगे अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए मान रखेंगे 2/3 गुणे पाई का मान 3.14, आर क्यूब मतलब 2.5 के पावर 3। यहां से तो गुणा कराएंगे 6.28, बटे में आएगा 3, गुणे में इसका क्यूब जो है वह होता है 15.625। आप भी क्यूब जो है याद कर ले कम से कम 30 संख्या तक। चलिए इसके बाद में यहां से गुणा करा लीजिए। गुणा जब कराएंगे तो यहां पर करना पड़ेगा क्योंकि संख्या बड़ी है। 6 2 8, 8 बजे 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 छक 48, 2 50, 5, 8 बजे 40, 5 45, 4 8 का नंबर 4 12, 25 दूना 50, 2 छक 12 है, 2 पाँचे 10, 1 11 है, 2 का नंबर 2 1 3, 6 पचे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 2 36, 1 37, 3 6 पाँचे 30, 3 33, 3 6 का नंबर 6 3 9, आएगा 0 0 5 5 5 10 2 12 है, 2 1 3 1 4 4 7 11 है, 3 3 6 2 8 9, आएगा सीधे ये 9 8 1 2 5 0 0, तो 3 2 5 5 अंक में लगेगा, यहाँ आ जाएगा बटे में 3, आएगा 98.125 बटे में 3। 3 से भाग दीजिए, तो चलिए डायरेक्टली भाग दे लेते हैं हम लोग। तो भाग देने पर यहाँ मिलेगा 3 तरीका 9, 3 दूना 6 21, 3 6 18 है, या 3 7 21, 3 7 21 21 हो गया, ये कट जाएगा, फिर 0 बढ़ा 3 8 24, आगे 32.708 सेंटीमीटर क्यूब। ये अर्धगोलाकार हो गया भाग का आयतन। अब देखना है वास्तव में जो भी ग्राहक आएंगे उनको कितनी धारिता मिलेगी, तो इसके अंदर जो बचा हुआ है वही मिलेगा। तो हो जाएगा गिलास की वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता बराबर में 196.25 माइनस हो जाएगा सीधे 32.708। क्या करिए, दशमलव बाद 3 अंक है, यहाँ एक 0 बढ़ा दीजिए, घटाइए, 0 में से 8 नहीं गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 4 बचा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, यहाँ 9 में से 3 घटाएंगे 6, 163.542 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। चलिए उत्तर आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया है। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। तो यहाँ फिगर हमने बनाया है कि पहले नीचे का भाग जो है ये अर्धगोला है और इसी के ऊपर जो है शंकु को रख दिया गया है। इस शंकु की ऊंचाई 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक पूरी ऊंचाई को आप जब देखेंगे
तो ये ऊंचाई जो दिया गया है 2 सेंटीमीटर का है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, मतलब पूरा जो व्यास दिया गया है ये 4 सेंटीमीटर है। तो सोचिए त्रिज्या कितना आएगा, त्रिज्या निकल करके आएगा 2 सेंटीमीटर और जो व्यास है वह ऊपर के लिए भी वही चलेगा 4 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या होगी वह 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, बताना है कुल कितना आयतन होगा, किसका किसका, शंकु का आयतन प्लस यहां पर अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। इसके बाद में यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो क्या कीजिए, एक बेलन को इनके चारों ओर ऐसे बना दे। देखिए हमने बना दिया है, इसके चारों ओर एक बेलन बना दिया गया है। अब ये बताना है कि बेलन के आयतन और खिलौने के आयतन में क्या अंतर है। तो एक बार बेलन का आयतन पूरे का निकाल लेंगे और एक बार इन दोनों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे और दोनों आयतनों में देखेंगे क्या अंतर मिल रहा है। चलिए तो मान पहले आप चित्र को देख करके लिख लीजिए। चलिए मान दिया है पहले डी का। अब देखिए सीधे हम लोग डी लिखेंगे इसलिए क्योंकि अर्धगोला, शंकु, बेलन, गोल जो भी यहाँ पर फिगर दिया तीनों सबके लिए व्यास वही होगा। तो सीधे डी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ये ऊंचाई किसकी है, शंकु की। तो यहां पर लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई। चलिए शंकु की ऊंचाई, तो यहां लिखेंगे शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर में हो जाएगा, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। चलिए 2 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद में यहां पर त्रिज्या ही भी हो जाएगा वही ही। तो जब ये त्रिज्या इधर है तो ये इधर भी त्रिज्या होगा 2 सेंटीमीटर का और ये जो है पूरा भाग जो है ये भी 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई का हो जाएगा कि 2 इसका ऊंचाई जो है और 2 इसकी ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h हो जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई को कैपिटल H मान लेते हैं। बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए और कुछ बचा है नहीं, तो इसमें क्या करिए, मान रख दीजिए अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो यहां लिखेंगे खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर h। चलिए 2/3 गुणे पाई का मान कुछ दिया है, चलिए 3.14। तो यहां से लिखते हैं 2/3 गुणे में 3.14 गुणे आर क्यूब है। आर का मान यहां से देखिए निकल जाएगा, आर बराबर निकल करके आएगा 2 सेंटीमीटर। तो आर का मान यहाँ 2 के पावर 3 प्लस में यहाँ हो जाएगा 1/3 गुणे पाई, यहाँ भी वही है 3.14। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर गुणे ऊंचाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा, गुणा कर दीजिए 6 यहाँ पर 2 8 गुणे इसका क्यूब करेंगे 8 बटे में हो जाएगा 3 प्लस 1/3 गुणे 1/3 नहीं, इसको आप यहाँ पर ले आइए 3.14 गुणे 2 का वर्ग 4 और 4 दूना 8 बटे में 3 गुणा कराइए 8 8 64 8 दूनी 16 6 22 2 8 6 48 2 50 बटे में 3 प्लस यहाँ पर 8 चौके 32 8 का नाम 8 3 11 8 3 24 1 25 बटे में 3। यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 24 12 36 दशमलव के बाद 50 25 75 बटे में 3 कट कर दीजिए, आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये तो अभी आया है किसका, यहाँ पर पूरा जो ये खिलौना है। अब बेलन का हम लोग आयतन निकालेंगे।
बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 3.14 गुणे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2 के पावर 2 गुणे एच का मान 4 होगा। तो 14 चौक के 56, 4 का गुणा हम 3.14 में कर दे रहे हैं, 4 तिया 12 गुणे 4 आएगा। तो गुणा कराइए, 4 छक 24, 2 4 बचे 20, 2 22, 22 हो गया। इसके बाद में 2 12 चौक 48, 2 50, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब ये जो बाहर एकदम था बेलन, इसका पता चल गया, और ये जो खिलौना है इसका पता चल गया। दोनों आयतनों में अंतर, मतलब कम वाले ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है। तो लिखेंगे बेलन तथा, यही कहा है, हाँ, बेलन और खिलौने के आयतनों में अंतर बराबर ये हो जाएगा 50.24 माइनस 25.12, घटाएंगे सीधे आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अभी आपने जितना भी प्रश्न देखा है सभी प्रश्न एक से एक बेहतर हैं। सभी प्रश्नों में आप देखेंगे सॉल्यूशन हर हाल में करना पड़ेगा, इसलिए जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन जैसे गुणा भाग घटाना जोड़ना जो भी है सभी में दशमलव लगभग आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा समय तो लगेगा ही लगेगा। बस आप इसे धैर्यपूर्वक समझेंगे। समझने के बाद यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप जो भी मेहनत यहाँ आपके लिए किया जा रहा है उन सभी को देखते हुए आप अपनी भी मेहनत को अच्छे तरीके से करते रहिए। एग्जाम एकदम से समीप में है। बस अब अगला जो लेक्चर होगा वह एक्सरसाइज का होगा। एक्सरसाइज भी बहुत लंबी नहीं है, दो दो टुकड़ों में लेकर के आएंगे, क्योंकि एक ही बार में यदि लेकर के आएंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दो भाग करके एक एक्सरसाइज को करा दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रहें एकदम बेहतर तरीके से। यदि क्लास पसंद आई है तो आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास अवश्य भेजें, जिससे वो लोग भी लाभ ले सकें। मिलेंगे हम नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।